हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे शानदार इनिशिएटिव में, जहां पर हम लोग अपने फ्री आंसर राइटिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टाइम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। और इस क्वेश्चन में हम लोग एक बार फटाफट से देखें, उससे पहले बस मैं आपको जो अभी हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन आंसर जो अभी आया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस इनिशिएटिव के अंदर में एक क्वेश्चन था हमारे पास में कि इंडिया का मेजर अचीवमेंट क्या है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और अभी हाल फिलहाल में एनालाइज करना है कि नेशनल डेवलपमेंट में स्पेस सेक्टर ने कैसे कंट्रीब्यूट। तो इस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, और एक बेहतर कंक्लूजन आप देख सकते हैं यहाँ। बट एनी हाउ, लेट्स डिस्कस दैट व्हाट्स इनसाइड दिस क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, ये भी आपको बता देता हूँ कि आपको कभी भी अगर ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव फॉलो करना होगा तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। यहाँ पर या तो इस वाले सर्च कर लो टेलीग्राम पर पहला क्वेश्चन, या फिर आप मेरे से भी बात कर सकते हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस इंडियाज मेजर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिसेंट ईयर्स एंड एनालाइज हाउ दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले क्या करना है अपने को, क्वेश्चंस को एक बार ना अंडरलाइन करते हुए पढ़ते रहना। मैं तुम्हारे साथ साथ पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करना। डिस्कस इंडियाज मेजर अचीवमेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है कि भैया मेजर अचीवमेंट है ना स्पेस साइंस एंड टेक का, उसका डिस्कस करो। और याद रखना, रीसेंट ईयर्स। अब तुम 1950s और 60s का डेवलपमेंट बताओगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। रीसेंट वैसे तो देखो, सर भी कुछ बताया नहीं, आप बोलोगे कि सर 1000 सालों में 50 साल तो रीसेंट ही है। ऐसा भी नहीं है, रीसेंट ईयर्स बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ईयरली अभी जो 10 से 15 सालों में हुआ होगा। और ज्यादातर करके जो रीसेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो 2 से 4 सालों में हुआ होगा, या फिर तुम पोस्ट 2020 कर सकते हो, या फिर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट क्योंकि स्पेस सेक्टर में हुआ है पोस्ट 2000, उसको भी मेंशन कर सकते हो। तो जो रीसेंट वर्ड है ना, रीसेंट, ये अपने आप में बड़ा ही डाइसी सा है, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती है। बट एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू डिकोड इट। नेक्स्ट हमारे पास में तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एनालाइज हाउ दे कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं 150 वर्ड्स में डिवाइड करूंगा, ये आगे के क्वेश्चन के लिए भी होगा, एक बार बता देता हूँ बस आपको। जो भी हमारे लिए 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन, नाउ लेट सपोज कि हमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी सब कुछ लिखना है ना। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द बॉडी एंड देन द कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मिनिमम कितना भी लिखोगे, 20 से 25 वर्ड्स जाएगा ही जाएगा। सेम टू सेम गो फॉर कंक्लूजन एज वेल। हमें मिलता है बॉडी के लिए 100 वर्ड। अब दो पार्ट चूंकि पूछा है तो ऑलवेज रिमेंबर कि वी डू नॉट हैव टू एक्सीड द 50 वर्ड लिमिट। हाँ, थोड़ा बहुत आ जाए, एक में 50 की जगह 60 आ जाए, दूसरे में 40 आ जाए, वो उतना चलता है। बट मोर और लेस यू शुड नो दिस थिंग बिफोर राइटिंग द आंसर। अब यहाँ पर सबसे पहले बात किसकी हो रही है भाई, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसके मेजर अचीवमेंट्स की बात हो रही है। अब तुम खुद ही सोचो, मेजर अचीवमेंट्स की जब भी तुम बात करोगे तो यहाँ पर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंटल स्टेज पर तुम देख सकते हो। तुमको पता होगा कि भाई इसरो ने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे सक्सेसफुल, चंद्रयान 3 की बात कर सकते हो, यूनिक की बात करूं मैं तो अभी हाल फिलहाल में रीसेंट डेवलपमेंट की अगर सिर्फ बात हो जा रही है तो रीसेंट डेवलपमेंट में अभी अभी हम लोगों ने अपने सेमी क्रायोजेनिक बात की है। सेमी क्रायोजेनिक, और क्या बात हुई है भाई, देख सकते हो कि रिसेंटली अभी हमारे लिए अगर स्पेस इकोनॉमी की बात कर सकते हैं हम, थोड़ी स्पेस इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। कुछ बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने वाला है हमारा। सिमिलरली हम इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं भाई, रिसेंट की अगर बात करें तो हमने अभी अभी कुछ कुछ क्रायोजेनिक इंजन और प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी के लॉन्च व्हीकल की बात कर रहा हूं मैं, क्रायोजेनिक इंजन, और साथ में हमारे पास में लिक्विड इंजन है, लिक्विड कोर इंजन, जिसको हम लोग विकास इंजन बोलते हैं। ये दोनों के दोनों इंजन को अभी अभी हम लोगों ने री इग्नाइट करके देखा है। इग्नाइट, ये भाई 2025 का करंट अफेयर है ना। री इग्निशन से होगा क्या, हम इन लॉन्च व्हीकल्स को कर पाएंगे। रीयूज करने का मतलब वो इलॉन मस्क भैया वाला रॉकेट लॉन्च का तुमने देखा कि हम एक बार स्पेस में अगर वो रॉकेट चला गया, उसके बाद जो उसके पार्ट्स अभी तक हमारे बे ऑफ बंगाल में गिरते थे, अब हम उनको क्या करेंगे, उसको हम लोग रीयूज करने की बात कर रहे हैं, री एंट्री कर सकते हैं। दीज आर द रीसेंट डेवलपमेंट है ना, मेजर अचीवमेंट। जैसे कि मानो कि 2011 में जब हम लोगों ने पहली बार इंडिजिनस बिल्ट
क्रायोजेनिक बनाया था, तो इस पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया हैज बिकम द 6th नेशन द वर्ल्ड टू हैव बिल्ट इंडिजिनसली दिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें कहां पर आ रही है? हमारी स्पेस साइंस एंड टेक में आ रही है। तो तुम ये सारे कुछ न फंडे से एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि हाउ द इसरो इज डेवलपिंग नॉट जस्ट इन द पब्लिक स्पेयर, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, बल्कि इसरो की खासियत क्या है कि वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट या फिर सेल्फ मैनेजेबल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। उसके पास फाइनेंशियल बैकअप्स बहुत ही तगड़े हैं। हमारा फायदा है कि हमने एक ऐसा डील क्रैक किया है या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी क्रैक की है जिससे कि हम लोग स्पेस लॉन्च बहुत ही सस्ते दामों में कर सकते हैं। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्या बन जा रही हैं? मेजर अचीवमेंट्स बन जा रही हैं। ऐसी चीजें लोग आके इसरो से पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए, अच्छा कुछ कुछ चीजें, अब मैं इंट्रोडक्शन की बात हो गई अपने लिए। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे कि देखो, अब इसके दो पार्ट्स थे। एक पार्ट में तुम क्या लिखो कि इंडिया अचीवमेंट, इंडियाज मेजर अचीव। पॉइंट नंबर वन, यहां पर क्या लिख सकते हो भाई? सबसे पहले हम लोगों ने चंद्रयान 3 की बात की थी भाई। चंद्रयान 3 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, चंद्रयान 3 की बात कर सकते हो। चंद्रयान 3 में फाइंडिंग्स में अगर बात करें तो ओवरऑल चंद्रयान मिशन के बारे में लिख देना कि इंडिया जो है, इट बिकेम द फर्स्ट जिसने साउथ पोल पर जाके वाटर के एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया। दूसरा, हम लोगों ने इसी के मदद से हम लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट, जैसे कि हम लोगों ने टेम्परेचर एनोमली को सॉल्व करने की बात की। मतलब कि इससे पहले सबको लगता था जो मून का साउथ पोल है उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 डिग्री, बट वी फाउंड कि नहीं, 70 डिग्री के आसपास है। दीज आर क्रिटिकल अचीव द चंद्रयान 3 पार्ट। इसके अलावा सेम टू सेम अगर हम लोग मेजर अचीवमेंट्स की बात करें, जैसा मैंने बताया आपको, हम लोग डीप लॉन्च फैसिलिटी डीप लॉन्च फैसिलिटी में हम माहिर हैं। तुम एग्जांपल दे सकते हो 2013 के मंगलयान मिशन। मंगलयान मिशन जब तुम्हें पता चलेगा कि जो उस टाइम पर नासा का भी एक मिशन गया था और हमने अपना भी मंगलयान भेजा था, एंड द कॉस्ट वाज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10%। हाँ भाई, सिर्फ 10% के कॉस्ट पर, जो यूएसए का कॉस्ट था और जो अपना कॉस्ट था, दोनों के लगभग लगभग सिमिलर मिशन थे। बट इंडिया हैज लॉन्च्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंटरप्लेनेटरी मिशन, एंड दैट टू एट अ कॉस्ट ऑफ 10% ऑन। दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट अचीव। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव बिल्ड आवर ओन नाविक सिस्टम। नाविक इज नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब इसमें तुम रीसेंट डेवलपमेंट और अचीवमेंट बता सकते हो कैसे। हमारे लिए इसमें एक सैटेलाइट, मतलब देखो, एक तो 7 कॉन्स्टलेशन का सैटेलाइट तो है ही हमारे पास। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जनरेशन भी इंस्टॉल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन के बहुत सारे, जैसे NVS-01 है भाई, NVS-01। इसमें जो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक कौन सा है भाई? एटॉमिक क्लॉक रूबियम एटॉमिक क्लॉक, रूबियम एटॉमिक क्लॉक। वो हम लोगों ने पहली बार क्या किया भाई? पहली बार इंडिजिनसली बिल्ड किया है। ये भी एक बड़ा अचीवमेंट। और क्या अचीवमेंट? आप लिखो एक्सपोसैट मिशन के लिए। एक्सपोसैट मिशन, एक्सपोसैट मिशन क्या खासियत है भाई? एक्सपोसैट मिशन गया है तुम्हारा 1 जनवरी 2024, हो गया रिसेंट। अब इसमें क्या किया? इसमें बोला कि बेसिकली नियर जो डेबरी मिशन है, नियर जीरो डेबरी मिशन। क्या मतलब है भाई नियर जीरो डेबरी? मतलब कि अभी तक हम लोग जब भी स्पेस में, जितने भी लोग अभी भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अपना रॉकेट लॉन्च व्हीकल भेजते हैं ना, तो वो हर बार स्पेस में एक स्पेस जंक भेज, जो कि वहीं पर घूमता रहता है। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोसैट मिशन इन SLV 8, और इसमें भी हम लोगों ने लगाया था PM। तो पोएम 3 जो है ना, वो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि हैव नियर जीरो डिब्री। स्पेस में हम कोई पॉल्यूशन छोड़ ही नहीं रहे, पॉल्यूटेंट्स हमारे साइड से जा ही नहीं रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट। बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। 3-4 पॉइंट्स में आपने समझा दिया भाई। ये देखो, इंडिया का स्पेस साइंस एंड टेक में रिसेंट ईयर्स में अभी ये सारे कुछ मेजर मेजर अचीवमेंट है हमारे पास में। इसके अलावा अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा था भाई? एनालाइज हाउ दे कंट्रीब्यूट डेवलप। भाई नेशनल डेवलपमेंट में कैसे ये पार्टिसिपेट कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी?
तो हमारा अगला जो हेडिंग है ना, अगला जो हेडिंग है वो यही होना चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी और सेम टू सेम यही क्वेश्चन, कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। स्पेस टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट द नेशनल डेवलपमेंट एज फॉलोज। अब इसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो भाई, एक एक पॉइंट यहाँ पर भी लिख रहे हो, क्या क्या हमारे पास में क्या क्या ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिनको कि हमें ध्यान से देखना है भाई। इसको जरा हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि देखो अभी हमारे लिए ऐसे ना बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे कि स्टेम इनिशिएटिव होती है। स्टेम मतलब कि साइंस एंड और मैथ्स, इस फील्ड में लोगों के पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरुआत हो गए हैं चंद्रयान 3। तो अगर कंट्रीब्यूशन नेशनल डेवलपमेंट में कर रहे हो तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई, तुम इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हो भाई। नेशनल डेवलपमेंट के लिए सोशली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, या फिर इसके लिए हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए बोल सकते हो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहला वाला हमने मान लो एजुकेशन पर्पस के लिए बता दिया। ऐसे बहुत सारे स्कीम को कोट कर सकते हो क्योंकि स्पेस या फिर इसरो के द्वारा रन किए जा रहे हैं, जस्ट टू इनबिल्ट द साइंटिफिक टेम्परामेंट इनसाइड एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें लिख सकते हो इसमें। फिर इसमें आता है कि भाई अच्छा ठीक है, सोशली कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। सोशली आप देखो, वैसे तो देखो अभी एजुकेशन में पहले और भी चीज मैं आपको बता देता हूँ, एजुकेशन में और क्या चीज है। देखो तुम बताओ कि आज के टाइम पर इनफैक्ट ये जो वीडियो भी तुम देख रहे हो, दिस इज एन ऑनलाइन वीडियो। तो ऑनलाइन एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें इंटरनेट की जरूरत है, और इंटरनेट के पीछे भी कहीं ना कहीं तुम्हारे कुछ सैटेलाइट्स रेस्पॉन्सिबल हैं जो कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स सेंड कर रहे हैं। इनके बिना तो तुम वैसे ही नहीं पढ़ पाते ऑनलाइन कुछ भी। तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो जाए, या फिर इसी में मैं एक और चीज बता दूं, ऑनलाइन मेडिकेशन भी लिख लो इसमें तुम, ऑनलाइन मेडिकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। भाई ये भी इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है। अरे तुमने प्रैक्टो और ये सारी चीजें तुमने बहुत सारी पढ़ी होंगी ना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। आज के टाइम पर ऑनलाइन कंसल्टेशन विद डॉक्टर, ऑनलाइन कंसल्टेशन विद डॉक्टर पॉसिबल हो पा रहा है, बट दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस। सिमिलरली अब और जा जाओ, सोशल या इकोनॉमिकली इनमें बता सकते हो तुम कि जो भी आज के टाइम पर एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस की बात होती है, पब्लिक अवेयरनेस की बात होती है, या फिर मान लो तुम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लो। डिजास्टर मैनेजमेंट में मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम में मान लो कहीं पर फ्लड आने वाला है, कहीं पर साइक्लोन का डिसरप्शन होने वाला है, ये सारी चीजें तुम्हारे पास प्रायर फोन पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं। कैसे आते हैं भाई, ना सैटेलाइट के नहीं आते। स्पेस टेक्नोलॉजी अगेन इसमें इसमें थोड़ा सा और डीपर जाते हैं हम लोग। इकोनॉमिकली अगर तुम मानो, इकोनॉमिकली समझो अगर, तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि सर इसमें क्या होता है ना, वेदर फॉरकास्टिंग बहुत ही शानदार तरीके से होता है। वेदर फॉरकास्टिंग हम बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के नहीं कर सकते, और वेदर फॉरकास्टिंग अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी फ्यूचर का एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। इतना सब कुछ बता दिया तुम, और डायमेंशन चाहते हो तो इन्वायरमेंट के बारे में लिखो। इन्वायरमेंट के बारे में लिखो। अभी तुमने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2023 का, 2023-24 फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2023-24 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसके अंदर बताया नहीं कि भाई ट्री कवर इतना है, फॉरेस्ट कवर इतना है। कौन बता रहा है ये सब, सैटेलाइट्स बता। इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल के तौर पर तुम लिखो हाइसिस। अरे इनफैक्ट तुम कोई भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का नाम लिख सकते हो। इनफैक्ट तुम बताओ कि अभी फ्यूचर में जब ज्योग्राफिकली, अब नेशनल डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकली भी लिख सकते हो। कैसे ज्योग्राफिकली मेंशन करना है, तुम मेंशन करो निसार के बारे में, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये निसार जो है वो क्या हेल्प करेगा तुमको, वो हेल्प करेगा कि कैसे तुम अर्थ के सिस्मिक एक्टिविटीज को तुम मेजर कर सकते हो। तुम कैसे, अभी ये फ्यूचर मिशन है बट स्टिल इट हैज द पावर, इट हैज द एल बैंड विथ इट। एल बैंड, जो निसार के अंदर एल बैंड है ना, वो ये सब काम कर सकता है, सिस्मिक एक्टिविटीज को कर सकता है, वॉल्केनिक जोन्स की स्टडी कर सकता है। आर्कटिक रीजन, वैसे इन्वायरमेंट में आ जाओ, निसार को फिर से लिख सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि ये आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में आइस मेल्टिंग का पूरा प्रोसेस है, ये कैसे होता है, कितना स्पीड में हो रहा है,
इसके लिए क्या क्या मेजर ले सकते हैं, ये सब यहाँ पर निसार देख सकता है। बहुत सारी चीजें कि तुम्हारे लिए डेवलपमेंट में, जैसे नेशनल डेवलपमेंट में एक और चीज आ सकती है, एक और डायमेंशन में खोल देता हूँ यहाँ पर, एक दूसरा डायमेंशन में लिखता हूँ यहाँ पर किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कैसे भाई, कार्टोसैट अपने पास है ना, कार्टोसैट। कार्टोसैट क्या करेगा भाई, हमारे स्मार्ट सिटी मिशन को प्रमोट करेगा। हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन बनाना चाहते हैं ना, तो स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए ये भी काम में आएगा। कैसे, क्योंकि ये हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कौन से कहां पर प्लेस करना है, वो ये कार्टोसैट मैपिंग के थ्रू बताएगा। बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस में इस तरीके से गिना सकते हो। तो ऑलवेज थिंक ऑफ ऑल सच डायमेंशंस, जैसे जैसे तुम डायमेंशन से जाओगे तुम्हारे दिमाग में नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे, तुम लिख पाओगे इसको। ठीक है भाई। तो यहाँ पर टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन और ये तुम बोल सकते हो कि जो डीटीएच और टेलीविजन, इकोनॉमिकली तुम ये भी बोल सकते हो कि जितने आजकल के टाइम पर कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस एज पर द न्यू स्पेस पॉलिसी 2023। तो न्यू स्पेस पॉलिसी 2023 में हम लोगों ने क्या बोला है कि अप टू 100% एफडीआई, अप टू 100% एफडीआई। इसका मतलब क्या है भैया, जॉब ही जॉब होंगे, बाहर की कंपनी आएगी या फिर अपने यहाँ का प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। दोनों ही सिचुएशन में प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होगा। नेशनल डेवलपमेंट की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और भी बहुत ही शानदार चीज आती है जिसको लोग बोलते हैं बेटा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पावर। क्या है भाई, सॉफ्ट पावर। एग्जाम्पल के तुम दे सकते हो G-SAT-9। SAT-9 क्या है भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है ना, उन सब में हम लोग फ्री फंड में क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेशन चैनल्स देते हैं। ये क्या है, हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दे रहा है। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, जहाँ घाना, इन सब जगह जब जा रहे हैं, सब जगहों पर अगर वो गुणगान वैसे तो गा ही रहे हैं कि हमारा इसरो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, हम आपके सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देंगे, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या होंगी, हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करेंगी। तो हमारे लिए स्पेस डिप्लोम एक नया टॉपिक बन जाएगा जहां पर हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो तुमको डायमेंशन समझ में आ रहा है ना, डायमेंशन समझ में आना चाहिए यार कि इतना इतना डायमेंशन हम लोग एक नेशनल कंट्रीब्यूशन को जोड़ सकते हैं। डायमेंशन तुमने सीख लिया तो तुम इसके अंदर पॉइंट्स तो अपने आप ही भर दोगे, साल भर तुमने पढ़ाई है। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन। यार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेटा सेंटर एंड जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी। ये पहला क्वेश्चन है भाई, क्या बताना है तुमको, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बताना है भाई। पहला सवाल है तुम्हारे लिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किसका, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हम लोग बहुत सारा डेटा सेंटर या जनरेटिव एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए तो भी हम लोग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि भाई साहब उससे इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है भाई अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है तो तुम थोड़े मेजर सजेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2, टू मिटिगेट देयर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ना हो इसके वजह से, किसके वजह से भाई, जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज के। तुम इसके लिए कुछ मेजर सजेस्ट कर दो। ये दो ही पार्ट है, दो ही पार्ट है। तुम इसमें अगर तुम अपना आंसर की शुरुआत करना चाहते हो तो आंसर की शुरुआत तुम कर सकते हो, जैसे कि एक ना एक रिपोर्ट आई थी अभी आईईए की तरफ से। ये तुम्हारा रिपोर्ट क्या कहता है भाई, ये बोलता है इंटरनेशनल एंड एनर्जी एजेंसी बोलता है तुमको कि 2024 का अगर एक डेटा लिया जाए, 2024 का अगर एक डेटा लिया जाए तो जितने भी ऐसे डेटा सेंटर्स हैं या फिर जनरेटिव एआई हैं, उन्होंने टोटल जो पावर कंजम्पशन किया है वो टोटल पावर कंजम्पशन है 415, 415 टेरा वॉट आर। पूरे साल भर की बात है, 2024 में जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं, मान लो कि 50 होंगे, उन्होंने, जो बड़े बड़े की बात हो रही है, वो कितने भाई, 415 टेरा वॉट आवर की उन्होंने पावर कंजम्पशन की। ये कितना है पता है, ये इतना है कि तुम्हारा जो एक स्वीडन देश है ना, स्वीडन, स्वीडन देश पूरे साल भर में इतनी करता है। सोच सकते हो तुम, पावर कंजम्पशन तो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है। और इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा था 2026 तक आते आते 415 टेरावाट आवर है ना, यही बदल जाएगा तुम्हारे 1000 टेरावाट आवर में। और ये पूरा पावर कंजम्पशन पता है किस किस देश का है, जर्मनी देश।
जर्मनी लगभग साल भर में इतना ही पावर कंज्यूम करता है। तुम खुद समझो। और अगर इन सभी चीज बिजली उत्पादन जहां से भी पावर कंज्यूम कर रहे होगे, अगर वो गलती से भी नॉन रिन्यूएबल निकल गया, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल निकल गया, तब तुम सोचो कितना पोल्यूशन, कितना कार्बन एमिशन हुआ होगा। इसीलिए तुम इंट्रोडक्शन में इस लाइन को यूज करके, कोटेशन को या फिर इस डेटा को यूज करके एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बनाओ, जिससे कि पता चले कि भाई साहब ये तुम्हारे जितने भी डेटा सेंटर और जनरेटिव एआई है ना, ये खतरनाक तरीके से क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है भाई। अब तुम इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो कि डेटा सेंटर्स और एआई टेक्नोलॉजीज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में जरा हम लोग डिस्कस कर दें। सबसे पहला हमने बताया ही कि देखो क्या क्या डायमेंशंस, देखो हमेशा समझना, डेटा सेंटर्स, ये देखो भाई, यहां पर हम लिखते हैं डेटा सेंटर्स एंड जनरेट। अब यहां पर भी अगेन डायमेंशन करना जरा, ये स्पेस को कैसे पोल्यूट करेंगे। एक एक एग्जांपल तो हम सेक्शन में ही, डायरेक्ट पावर कंजम्पशन, डायरेक्ट पावर कंजम्पशन, क्या मतलब है इसका, कितना बिजली उत्पन्न मतलब ये यूज करते हैं बाय यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो एक तो भाई ये बात हो गई। अब दूसरा दूसरा और क्या हो सकता है, डेटा सेंटर्स है भाई, डेटा सेंटर्स में इतना सारा हीट जनरेट होता है, हीट जनरेशन, इस हीट जनरेशन को हम कहीं ना कहीं तो एमिट करते होंगे। जहां पर एमिट करते होंगे भाई साहब, शायद सी बात है हम लोग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे, दूसरा फैक्टर होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई, हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जो भी हीट पैदा हो रहा होगा उसके लिए हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। मान लो कि हम कूलेंट के तौर पर सेंट्रलाइज्ड एसी जैसे कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ये भी फर्दर पावर कंजम्पशन करेगा। दूसरा, कूलेंट का इस्तेमाल मान लो अगर हम लोग नेचुरली कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर थे, उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों गर्मी वाले जगह पर ये सब से स्टैब्लिश करें, हम लोग चले जाते हैं दूर दराज में। उन्होंने स्टालवार्ड और इन सब जगहों पर खोलने की कोशिश की। भाई वहां का भी तो टेम्परेचर तुम डिस्टर्ब ही कर रहे हो, वहां का टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस में है, बट यहाँ पर तुम इतना हीट एमिट कर करके वहां का भी एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हो साल भर का। तो नेचुरल भी कर रहे हो ना, तो भी प्रॉब्लम है। कई बार इसी एक और डायमेंशन है, स्टूडेंट के तौर पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, वाटर। ये वाटर का सोर्स कहाँ से है, या तो रिवर से है या तो ओशियन से है, कहीं ना कहीं से तो हम पानी ले रहे होंगे। और इसके लिए जो भी वाटर होगा, वाटर इसको कूल करेगा और इंटर्न पानी क्या होगा भाई, गर्म हो जाएगा। अगर हम इस पानी को बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज कर देते हैं अलग से, तो इसका अलग प्रकार का इन्वायरमेंटल इफेक्ट दिखता है। कैसे दिखता है भाई, तो हमारी रिवर बायोडाइवर्सिटी है, रिवर बायोडाइवर्सिटी, उसको दिक्कत आएगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो तुम बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तुम बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है कि नहीं। ये तुमने बोला डायरेक्ट पावर कंजम्पशन, हीट जनरेशन और कूलेंट का तो इस्तेमाल कर लिया तुम। इसके अलावा भी देखो कई सारी चीजें जो हैं, मतलब मान लो कि इतने सारे डिवाइसेस जैसे जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है, इन सभी चीजों से तुम जितना भी कार्बन एमिशन कर रहे हो, कार्बन एमि कार्बन एमिशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ तो कर रहे होगे या कार्बन मोनोऑक्साइड का कर रहे होगे, जो भी है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करेंगे, हीट को फर्दर ट्रैप करेंगे और अगेन इट विल लीड ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जब भी हो, इट विल फर्दर लीड राइज इन लेवल। यूज कर रहे हो एआई और बढ़ रहा है समुद्र का वाटर लेवल, सी लेवल बढ़ रहा है। दूर दराज की चीजों को तुमने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया भाई, इसमें कैसे हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा होगा। अगला जो यहाँ पर पॉइंट आता है, अगला जो यहाँ पर टॉपिक आता है, वो क्या था, सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट देयर कंट्रीब्यूशन।
अब भाई तुमको बताना है कि इतना बवाल तो मच चुका है ऑलरेडी, अब तुम्हें और क्या करने की जरूरत है, सारी चीजें सबसे पहला इसका सोल्यूशन लिख दो भाई। सबसे पहले इसी का सोल्यूशन कैसे लिखोगे? बोलो कि भाई रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करो तुम। रीन्यूएबल सोर्स, जैसे कि तुम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, जैसे कि विंड एनर्जी का इस्तेमाल करो, जहां पर भी अवेलेबल हो पाए, और इससे अपने डेटा सेंटर्स और जनरेटिव एआई को पावर देने की कोशिश। पॉइंट नंबर 2, अभी हमने बताया कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना हीट जनरेट बहुत ज्यादा करता है। तुम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जो कि हीट कम एमिट, मतलब कि तुम्हारे पास जो प्रोसेसर हैं वो प्रोसेसर्स ज़्यादा एफिशिएंट वाले हों। अगर इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ऑलरेडी जनरेशन कम हो जाएगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर तुम अभी लिख सकते हो कि अभी एक चाइनीज डीप सी का आया था भाई, चाइनीज का आया था, जिसने बोला कि हमको ना ऐसे खतरनाक जीप की जरूरत नहीं। एक्चुअल में जो GPU होते हैं, ग्राफिकल प्रोसेस, ये ना बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, और इनकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा बताई जाती है जब भी तुमको एआई को ट्रेन करना है, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी ट्रेन करना है, तुमको बहुत ही भारी मात्रा में जीपी पावर बहुत कंज्यूम कर। तो डीपसीक ने बोला कि भैया जीपीयू चाहिए ही नहीं, बिना जीपीयू या फिर लीस्ट सोर्स ऑफ जीपीयू से भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर सकते हैं। एक्सप्लोर दिस टेक्नोलॉजी कि तुम्हारा हीट जनरेशन कम। हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा ना यहाँ पर, ये देखो, कूलेंट का इस्तेमाल करते हुए वाटर का इस्तेमाल कर, यार वाटर नहीं, तुम कोई ऐसा एफिशिएंट लिक्विड चूज कर लो जो कि हीट को तेजी से एब्जॉर्ब करे, हीट एब्जॉर्प्शन जो है उसकी ज्यादा हो, और बहुत ही तेजी से वो ठंडा भी हो जाए वापस से, कूल फास्टर। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी तुमने निकाल ली तो बिना तुम किसी को बर्बाद किए हुए क्या कर सकते हो भाई, तुम उसको भी ठंडा कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा बोला जा रहा है कि भाई देखो, जितना भी तुम वाटर का अगर इस्तेमाल करो तो भाई वाटर को प्रॉपर तरीके से बिना ट्रीट किए हुए तुम नदियों में मत, जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी आप बोल रहे थे वो सही, मतलब जो भी तुमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स गिनाए हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स का यहाँ पर तुम क्या करो, सजेशंस दे दो, सोल्यूशन दे दो, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोलता है आईपीआर से रिलेटेड। ये बोल रहा है कि देखो, इंडिया का ना ग्लोबल स्टेटस आईपीआर में क्या है उसको जरा एग्जामिन करो, बट एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या है भाई, लाइव फॉर्म, इसमें बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल फाइलिंग्स में, सिर्फ और सिर्फ लाइफ फॉर्म्स और बायोलॉजिकल मटेरियल्स में ही इस्तेमाल करना। मतलब देखो, पेटेंट या फिर आईपीआर तो तुम किसी को दे सकते हो, कोई नई मशीन वाली कुछ भी कर लिया, बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द लाइफ फॉर्म्स एंड बायोलॉजिकल मटेरियल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या बताना है भाई, ग्लोबल स्टेटस बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया भले ही सेकेंड रैंक है पेटेंट फाइलिंग्स में, लेकिन रेट ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन रिमेन्स लो। इसका मतलब पहले समझ लो। पहली बात देखना, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, ये ना एक जनरल स्टेटमेंट। देखो, इंडिया की भले ही दूसरी रैंक क्यों ना, बट इंडिया के कॉमर्शलाइजेशन बहुत ही कम है। फिर अब पूछा है दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज द, ये रहा तुम्हारे पास ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ग्लोबल स्टेटस, दूसरा क्वेश्चन। अब अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे को इसको ना एक पार्ट और एड्रेस करना, ये लाइन एक एक्स्ट्रा भर दी ना इसने, भाई कॉमर्शलाइजेशन रिमेन बारे में 2-4 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी भाई, अगर लिखा है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो तुम उसका रीजन दे। अगर अब मैं इसमें लिखूं, तेरे पास इस ग्लोबल स्टेटस को बताने के लिए मात्र से 40 वर्ड्स हैं, और अगेन मैं 20 से 30 वर्ड्स लूंगा इसको समझाने के लिए, और अगेन 40-50 वर्ड में मैं रीजन, तब भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ मेरा 150 वर्ड क्रॉस हो सकता है। इसलिए बहुत ही जेड्यूसली हम इसको आंसर कर। सबसे पहले यहाँ पर तुम बात कर सकते हो अपने एक चीज बस मैं और ऐड कर देता हूँ, लास्ट वाले में मैंने एक और चीज सोचा था तुम्हें बता। देखो, इस वाले क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे थे ना, इसके पहले बस 1 मिनट दे दो मुझे। इस वाले क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे,
तो इसमें का जब कंक्लूजन लिख रहे होगे तुम, कंक्लूजन लिख सकते हो किसके बारे में भाई? एसडीजी के बारे में लिख सकते हो, एसडीजी 7 के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के बारे में लिख लो। अगर हम लोग यहाँ पर मिटिगेशंस लगाएंगे, जैसे कि हमारा कूलिंग वगैरह कम होगा, तो इसके वजह से हम क्या कर पाएंगे भाई? हम बहुत ही आराम से अफोर्डेबली हम क्या कर रहे हैं? अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, एसडीजी 7 को भी कर रहे हैं। और यही हमारे लिए कंक्लूजन बन सकता है। यहाँ पर एक ये भी कोट लिख सकते हैं, जैसे कि गांधी जी ने बोला था भाई कि देयर इज इनफ फॉर एवरी मैंस बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। तो वो भी तुम इसमें कोट कर सकते हो। ये भी एक प्रोमिनेंट पोर्शन, इतना मत आगे बढ़ने की कोशिश, तुम फ्यूचर कोई बर्बाद कर दे रहे हो, ये भी इसमें बहुत ही फिट बैठेगा। अब हम आते हैं इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसमें हम लोग बोल सकते हैं, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स की बात किया, लाइफ फॉर्म्स की बात किया, इसका मतलब क्या है? मतलब कि लाइफ फॉर्म्स एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स का मतलब क्या है? देखो अभी तक तुम लोग क्या करते हो भाई? हमारी इंडिया जो है वो ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है ना। दूसरा क्या लिख सकते हो? जितने भी लाइफ फॉर्म्स, जैसे मान लो कि को बोलते हैं बेटा बायोलॉजिक्स, बायोलॉजिक्स करने की बात। फिर फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ हमारे लिए जेनेरिक मेड, फिर इसमें हम लोग बोल रहे हैं लाइफ फॉर्म्स, इसमें हम लोग बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग लिखेंगे स्टेम सेल थेरेपी, हम लोग इसमें लिखेंगे आर्टी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये सारे के सारे क्या है भाई? लाइफ फॉर्म्स और बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज करके कुछ ना कुछ डील कर रहे हैं। जैसे कि तुम इसमें बोल सकते हो टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू, ये सारी चीजें तुम्हारे अब लाइफ फॉर्म्स और ये सब में बायोलॉजिकल मटेरियल्स में आ गई। अब तुम्हें पूछ रही ग्लोबल स्टेटस बताओ इसमें आईपीआर, इंडिया का क्या लेवल है आईपीआर, सॉरी ग्लोबल स्टेटस बताना है, अभी इंडिया की बात नहीं हो रही। ग्लोबल स्टेटस में तुम आओगे, तुम देखोगे कि इन सभी चीजों में बहुत सारी चीजें नई नई आ गई। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है mRNA वैक्सीन। जब कोविड आया था तब तक ये mRNA वैक्सीन पिक्चर में नहीं था। कोविड के आने के बाद हमें mRNA वैक्सीन मिलता है और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन, जहां पर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को बहुत तेजी से डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वैक्सीन बनने में ना 10 से 15 साल लगते हैं, बट mRNA वैक्सीन का इस्तेमाल करके हम लोग महज 1 से 2 साल में हम लोग बना सकते हैं। तो जितने भी अभी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फाइजर, लाइक मॉडर्ना, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन डेवलपमेंट में अपने आप को छोड़ दिया। दिस इज द न्यू डेवलपमेंट। और इसके लिए वो लोग बहुत सारे आईपीआर भी ले रहे हैं mRNA वैक्सीन को लेके, अलग अलग बीमारियों को समझ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर तुम बात कर सकते हो, देखो क्वेश्चन में फिर से बता देता हूं मैं। क्वेश्चन में बोला गया है एग्जामिन कर, तो एग्जामिन जब भी कर रहे हो तो तुम ग्लोबल स्टेटस को सही तरीके से पोर्ट्रे करोगे। एक तो कुछ बातें सही हैं लेकिन कुछ बातें गलत भी हैं, तो भी एग्जामिन कर सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ पर लिखो बायो पायरेसी को लेकर, बायो पायरेसी ग्लोबल स्टेटस है भैया। बायो पायरेसी जो है ना ये होता है, और इसमें जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं एलडीसीज, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं के बीच में टसल चलता है। इवन एलडीसी के साथ साथ तुम डेवलपिंग कंट्री भी क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि एक टर्म है बेटा आईपीआर के अंदर में, कंपलसरी लाइसेंस, क्या है भाई? कंपलसरी लाइसेंस। ये जो टर्म है ना ये बोलता है कंपलसरी लाइसेंसिंग, इमरजेंसी सिचुएशन में दीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज नॉट आस्क द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिन। तो इसमें क्या होता है, कोविड 19 की बहुत सारी वैक्सीन, डेवलप्ड कंट्री ने बोला भाई हमने बहुत पैसा लगा के रिसर्च किया है, वो फ्री फंड में डेवलपिंग कंट्रीज और एलडीसीज वालों को फ्री फंड में ऐसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई। तो टसल चलता है भाई, ये जो बायो पायरेसी का एक टसल है बिटवीन दी वर्ल्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ दिस दिस ग्लोब, तो तुम इनके बीच में भी एक एक जिक्र कर सकते हो।
फिर यहाँ पर जो अगला पार्ट पूछ रहा है, अब थोड़ा सा तुम इस पे समझ लो क्योंकि तुम्हारे पास इसमें लिमिट कम है। दूसरा स्टेटमेंट पर आते हैं। इंडिया की रैंकिंग सेकंड, वैसे देखो इंडिया की रैंकिंग आज के डेट पर 6th के आसपास है ना, सेकंड तो नहीं है, छठवां नेशन तुम बोल सकते हो। और इस फील्ड में तुम ऐसा भी लिख सकते हो, छठवां जो भी है हमारे लिए है। ये बेसिकली क्यों है, सबसे पहला रीजन जो है हमारे लिए कि हमारे पास में जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये हमारे रॉट लर्निंग पर बिल्ट है। रॉट लर्निंग का मतलब है जस्ट हैव टू स्कोर, यू जस्ट हैव टू टेक द परसेंटेज। पेरेंट्स भी आज भी वही देख रहा है, बट इट इज नॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ये नहीं है यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है। तो स्कूल लेवल की पढ़ाई हो या फिर तुम कॉलेज लेवल की पढ़ाई करो, रिसर्च के लिए कभी भी कोई प्रेरित नहीं करता है। तो इसीलिए जब रिसर्च ही नहीं होगा तो आईपीआर कहाँ से आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई। दूसरा तुम लिख सकते हो इसमें प्राइवेट फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग इंडिया में नहीं। देखो कि जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनका जितना भी नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसका मोर देन 98% आप बोल सकते हो फंडिंग है कौन देता है भाई, प्राइवेट प्लेयर्स देते हैं। हमारे यहाँ पर ले देके कौन है भाई, अब भाई सरकार देती है आपको, पीएचडी कराती है, वहीं पर रिसर्च कराती है, स्टाइपेंड वगैरह देती है वो बस। और उसमें भी ज्यादातर लोग स्टाइपेंड का गलत इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज तो आप लिख सकते हो ये है, तो तुम्हारा एकेडमिया है प्लस इंडस्ट्री है। एकेडमिया इंडस्ट्री रिलेशन जो है वो काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी एकेडमिया पढ़ाता है वो इंडस्ट्री को काम नहीं है, और जो इंडस्ट्री चाहता है वो एकेडमिया पढ़ाता नहीं है। तो दोनों के दोनों हिसाब से कभी भी रिसर्च, इंडस्ट्री के जो डिमांड है या फिर जो अभी हमारी डिमांड है उसके हिसाब से हम पढ़ाई ही नहीं करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तुम लिख सकते हो। कई बार यहाँ पर तुम लिखो कि कई बार ना फंडिंग के लिए जैसे अपने पास में एक बॉडी है बिराक, ये है तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका काम है फंडिंग्स देना टू फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कई बार ये फंडिंग बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट होती है, ये भी तुम लिख सकते हो। यहाँ पर फिर आता है हमारा एक, अब जैसे यहाँ पर अब मैंने कंक्लूजन लिखना है तुम्हें, कंक्लूजन में तुम क्या लिख सकते हो। अभी लेटेस्ट हमारे पास में इस साल सरकार ने क्या रिलीज किया भाई, बायो पॉलिसी। तुम बताओ कि सभी गैप्स को करने के लिए बायो ई3 पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हमारे बायो फाउंड्री, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो एआई हब्स खोलने की बात हुई है। इसके मदद से हम लोग काफी आगे अपने आईपीआर को भी लेके जा सकते हैं। अवेयरनेस के इंक्रीमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, कंक्लूजन बहुत ही शानदार तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ स्टेम सेल द फील्ड इन एंड रिसर्च। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें सही से समझाऊं, देखो सबसे पहले क्या पूछा, सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा बोलता है पोटेंशियल इंपैक्ट, दिस इज, लेकिन सिग्निफिकेंस किस में, मेडिसिन में, तीसरा, और किस में, रिसर्च में, चौथा। तो सिग्निफिकेंस किस में आएगा, मेडिसिन और रिसर्च में। पोटेंशियल इंपैक्ट किस में आएगा, मेडिसिन और रिसर्च में। टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे, 10 नंबर का सवाल है, अगेन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की situation। तो तुम इसको हमेशा टेबल फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल थेरेपी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल थेरेपी के अंदर 2 लाइंस बना लो। एक लिख लो क्या, और दूसरा लिख लो यहाँ पर रिसर्च। या तो तुम अब एक मेथड तो ये भी, और इसके बाद और क्या पूछा था भाई, पोटेंशियल इंपैक्ट पूछा था। अब अगली हेडिंग डालो इसमें, पोटेंशियल इंपैक्ट लिखो, और तुम वापस से क्या लिखो भाई, मेडिसिन में पोटेंशियल इंपैक्ट कितना है और रिसर्च में पोटेंशियल इंपैक्ट कितना है। बताओ तुमने चारों पार्ट्स एड्रेस किए क्या, बेहतरीन ढंग से किए, और स्पेस भी कम लेके किया।
अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिखोगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास में है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। इंट्रोडक्शन लिखने के टाइम पर सबसे पहले स्टेम सेल थेरेपी के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है, इसमें हम लोग इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं वगैरह वगैरह, सारा इन्फो इंट्रोडक्शन में डाल दो। और उसके बाद तुम सबसे पहले लाइन पर तुरंत के तुरंत जाओ कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। अब यहाँ पर तुम्हारे मन में ना एक दिक्कत आएगी, सर सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट में अंतर क्या है। हमेशा याद रखना सिग्निफिकेंस उन चीजों का होगा जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो इंपॉर्टेंस बताओगे। और पोटेंशियल इंपैक्ट तुम उसका बताओगे जो कि फ्यूचर में होने वाला है ना। तो सिग्निफिकेंस जो ऑलरेडी बन चुका है उसमें कौन कौन सी दवाइयां जो कि ऑलरेडी बन चुकी हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होंगी जो अभी रिसर्च पे होंगी, और फ्यूचर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें तो पोटेंशियल इंपैक्ट मेडिसिन के फील्ड में होगी और कुछ फ्यूचर चीजें रिसर्च के फील्ड में होगी। ये सारी चीजें तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी तुम्हारे लिए फुल फ्लेजेड आंसर तुम्हारा बन पाएगा। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंस में यहाँ पर सबसे पहले तो मैं तुमको क्या लिखूंगा, मेडिसिन में रीजेनरेटिव थेरेपी। रीजेनरेटिव थेरेपी जैसे कि तुम्हारे लिए जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस, उसको ट्रीट करेगा भैया, मेडिसिन है एक तरीके से। और क्या, स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके कई बार जो हमारे लिए डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज से परेशान हैं, टाइप 1 डायबिटीज से परेशान है के बारे में जिक्र कर सकते हो ये मेडिसिन। अब रिसर्च की बात करते हैं भाई। रिसर्च जो है वो कई बार ऐसी चीजों पे है, मेडिसिन मेडिसिन पर तो हो गया। अभी एससीटी का सिग्निफिकेंस जो कि रिसर्च के ऊपर है, तुम लिखोगे इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके। कई बार हम लोग ना यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोच, और उसके लिए रिसर्च चल रहा है अभी हाल फिलहाल में एससीटी लेके। इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए जो है ना एक रिसर्च, अच्छा यहाँ पर लिखूंगा मैं। फिर पोटेंशियल इंपैक्ट की बात करता हूँ, पोटेंशियल इंपैक्ट में मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ। तो देयर कैन बी सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि तुम्हारे सिर्फ न्यूरो डिजेनरेटिव या डायबिटीज के लिए नहीं, फिर में बोला जा रहा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट, हमारे सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट, या फिर ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए ऑलरेडी पोटेंशियल इंपैक्ट है इसको करने का। और रिसर्च के पर्पस पे अगर तुम फ्यूचर डेवलपमेंट देख रहे हो, तुम लिख सकते हो कि हम लोग आगे चल के हम लोग कुछ ऐसे डिवाइसेस, ऑर्गन लैब लैब ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स ग्रो कर सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे भाई, कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स फिर तुम या तो तुम सीधे के सीधे यहाँ एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमने ऊपर लिख ही दिया, यहाँ पर तुम ड्रग टेस्टिंग की बात कर सकते हो, ड्रग टेस्टिंग की बात कर सकते हो। या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नीचे लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम बेटा क्या लिख सकते हो, सेल सेल या टिश्यू कल्चर लिख दो यहाँ, टिश्यू कल्चर या टिश्यू इंजीनियरिंग। और लैब ऑर्गन का डेवलपमेंट और इस पर ड्रग टेस्टिंग, ये दोनों चीजें यहाँ पर तुम चार की चारों बातें तुमने कर ली, और इससे तुम्हारा काफी हद तक ठीक है, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एन्यूमरेट द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पोज्ड बाय डीप फेक टेक्नोलॉजी, डिस्कस द नीड फॉर इफेक्टिव रेगुलेशंस टू गेट इट्स। वापस से क्वेश्चन को डिवाइड करना सीखो, एन्यूमरेट करना, एन्यूमरेट मतलब पॉइंट नंबर 1 2 और ऐसे लिखना। किस चीज को पॉइंट में लिखना है, अपॉर्चुनिटीज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या है, चैलेंजेस नंबर 2, किसके लिए, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी बना रही है तुम। ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आ रहा है डिस्कस द नीड, भाई नीड इज द थर्ड क्वेश्चन, किसके लिए नीड चाहिए, फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन टू गेट द पोटेंशियल। अभी जितना भी पोटेंशियल रिस्क तुमने लिखा होगा यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस जो लिखे, उसको सही करने के लिए क्या करना है, ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एड्रेस करना है। अगेन तुम्हें मिले हैं 30 वर्ड हर एक के लिए। वर्ड में तुम्हें अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस और नीड बतानी है पोटेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने की, रेगुलेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि तुमने सबसे पहले डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात की, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में तुम लिख सकते हो कि कैसे आज के टाइम पर
तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तुम सबसे पहले डीप फेक को डिफाइन करो इसमें कि डीप फेक क्या होता है। डीप फेक अपने आप में लर्निंग का एक प्रोग्राम है। डीप लर्निंग का एक एक पोर्शन है जिसके अंतर्गत हम लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे एडवांस स्टेज। अब इसके बाद तुम लिखो कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या-क्या है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। देखो अपॉर्चुनिटी में क्या है? अगर पब्लिक अवेयरनेस का मान लो, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना है तुमको। में चलाना है कि भैया मोदी हैं, वो घर-घर जाके सबको ग्रीटिंग कार्ड्स भेज रहे हैं या फिर वो घर-घर जाके सबको एक नया लिफाफा पकड़ा रहे हैं, उसकी वीडियो बना लो तुम। सभी के लिए कस्टमाइज़ हो सकती है। पब्लिक अवेयरनेस के साथ-साथ अगर तुम चाहते हो कि कोई ऐसा एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस वो सारा कुछ उसी में आ जाएगा भई। दूसरा तुम अगर चाहते हो कि लर्निंग मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करना है, तो तुम आज के टाइम पर कई सारे ऐसे वीडियोज़, इनोवेटिव ऑडियोज़ और पिक्चर्स का यहाँ पर तुम अपने आप में मतलब लोगों को आप बोल दो कि ट्रेन करने के लिए तुम इन बता सकते हो। कैसे? आप अलग-अलग सिचुएशंस में ट्रेन कर सकते हो लोगों को। जैसे कि मान लो एक सिनेरियो है, मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेन करना है, तुम एक प्रॉपर डीप फेक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सामने वर्चुअल ही रहेगा बट रियलिटी के साथ रहेगा। फिर कई बार डीप फेक टेक्नोलॉजी का इसी तरीके से तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कि तुमने सामने-सामने से मान लो ये बोर्ड है, अब यहाँ पर तुमने कुछ ऐसा किया, मान लो तुमने ऑगमेंटेड रियलिटी का थोड़ा-सा हेल्प लिया, ऑगमेंटेड रियलिटी और डीप फेक का इस्तेमाल करके, फिर देखा कि भई यहाँ पर अगर इस बोर्ड की जगह पर एक खिड़की रहे और खिड़की के बाद सामने क्या चीज़ें दिख रही हैं, कैसा फ़ील होगा? वो सारी चीज़ें भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो डीप फेक के भाई बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने, बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। ज़ोमैटो ने अभी अपना ऋतिक रोशन का एक एडवर्टाइज़मेंट चलाया था। अच्छा हाँ, तुम ऐसे ही कर सकते हो जैसे कि अभी क्या है, लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए ही बता रहा हूँ कि जैसे तुम्हारा ना एक प्रधानमंत्री संग्रहालय है, दिल्ली में है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम किसी अपने फ़ेवरेट प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करो और पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी है। उस ग्रीन स्क्रीन पे जैसे ही चलते हो आगे, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगल-बगल में एक ऐसी वीडियो जनरेट हो जाती है, मान लो तुम्हें नरेंद्र मोदी जी के साथ में चलना है। तो मोदी जी तुम्हारे साथ-साथ में आगे बढ़ रहे होंगे रेड कारपेट पर। ये सारी वीडियो क्या डीप फेक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल है। तो ये अपॉर्च्युनिटी चैलेंजेस क्या है भाई साहब? चैलेंजेस तो बहुत हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारे प्राइवेसी का है। हमारा जो ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट का इरोज़न है बहुत ही बड़ा। क्योंकि आजकल के टाइम पर लोग अपने फेसेस को स्वाइप कर रहे हैं। अभी तुमने देखा होगा ट्रस्ट कैसे तोड़ा था? रश्मिका मंदाना की एक अभी कैटरीना कैफ जैसे मतलब बड़े-बड़े लोग जो हैं। तो यहाँ पर रैनसम वेयर जैसी चीज़, फिरौती के पैसे माँगना, वॉइस को क्लोन कर रही है। एक ऐसी वीडियो बना दी गई जिसमें दिखाया गया कि भाई तुम्हारा बच्चा जो है वो मेरे कब्ज़े में है, पे चाहिए और वो वीडियो बिल्कुल रियल लगेगा। ऐसी चीज़ें जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे पास में लीगल डेफिनिशंस नहीं है यार, वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सारे चैलेंजेस लिख सकते हो। फिर क्या है नीड डिस्कस द नीड फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन। तो हमारे पास ज़रूरत क्या है? इन सभी रिस्क को हटाने की तो नीड के लिए तुम लिख सकते हो कि भाई सबसे पहले हमारे पास जैसा अभी हमने बोला कि लीगल डेफिनिशन लाओ पहले। मतलब कि जो हमारा आईटी एक्ट 2001 है, उसमें डीप फेक है क्या? यही नहीं पता है। तो डीप फेक को पहले डिफाइन तो करो, तभी तो उसके अगेंस्ट क्राइम समझ में आएगा। हम लोग उसको फिर उसके एक्शन ले पाएँगे उसके अगेंस्ट में। तुम इसमें लिख सकते हो कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस और मीडिया लिटरेसी को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इससे भी ये भी ज़रूरत है इसीलिए पोटेंशियल डैमेज सही करने के लिए। इसके बाद इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी का हनन ना हो किसी के लिए, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे करके 3-4 लाइन से तुम यहाँ पर भी मेंशन कर देना। इसी तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। ये बोल रहा है एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है। बहुत अलग-अलग सेक्टर्स में इसको क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना है। क्रिटिकली एग्ज़ामिन करके पोटेंशियल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर। अगेन देखो क्या है नैनो टेक्नोलॉजी पहला लाइन क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेटमेंट कुछ भी बताया नहीं है। क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकली एग्ज़ामिन पोटेंशियल एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फर्स्ट पार्ट, एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर सेकंड पार्ट। 2 पार्ट में इसको एड्रेस करना है। दोनों पार्ट में कैसे एड्रेस करोगे? सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? नैनो स्केल पर काम करता है, 1 से 100 नैनोमीटर्स पर काम करता है। इसमें प्रॉपर्टी जो है वो एनहांस हो जाती है सारे मटेरियल। सैंपल्स दो कि सिल्वर है, सिल्वर अपने नॉर्मल स्टेट पर एक लस्टरस मेटल है, लेकिन जैसे ही वो नैनो स्केल पर आता है वो उसके पास में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये सारी नैनो टेक्नोलॉजी की देन।
अब तुम बताओ कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसके एप्लीकेशन को एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में तुम अगर जा रहे हो तो एग्रीकल्चर फील्ड में तुम सबसे पहले प्रिसीजन फार्मिंग की बात कर लो। प्रिसीजन फार्मिंग में तुम्हारी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है, तुम्हारा सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है उसमें नैनो बॉट्स वगैरह का इस्तेमाल करके बहुत ईजिली तुम पहचान। दूसरा है नैनो फर्टिलाइजर, लिक्विड नैनो यूरिया, और ये सब तुमने पढ़ा ही होगा। डिसीज डायग्नोस्टिक्स के लिए हम लोग नैनो बायोटेक का सहारा ले सकते हैं, नैनो बायोटेक का सहारा ले सकते हैं। फिर दूसरा जो है वो बोल रहा है कि नहीं, इस तरीके से तुम हेल्थ केयर के फील्ड में नैनो हाइड्रोजेल एक टेक्नोलॉजी है जो कि वुंड को बहुत तेजी से हील कर देता है, सेल डिवीजन स्पीड अप कर देता है तुम्हारा। दूसरा है नैनो स्कैफोल्ड, जिस टीएनटी कार्बन नैनो ट्यूब का एग्जांपल तुम कि उसकी मदद से हम लोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी कर सकते हैं, और कोई भी हमारा अगर बॉडी का पार्ट वगैरह ऑर्गन्स वगैरह ब्रेक हो रहे हैं तो बहुत सही तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फिर कई बार हम लोग के पास में ऐसे ही डिटेक्शन किट्स बन रहे हैं, डिसीज डिटेक्शन किट्स, लाइक टाइफॉइड डिटेक्शन किट बनाया है हमने। दीज आर द हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज विच वी कैन क्रिएट। अब इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, यहाँ पर 7th नंबर का सवाल, और ये आखिरी सवाल है हमारा। इसको मैं तुम्हारे लिए एक सिस्टम, मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगेन बात हो रही है, इसमें बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफेंस इकोसिस्टम में क्या रोल है, इसी को तुम्हें डिस्कस करना है। और तुम्हें बताना है कि बेसिकली elucidate and purpose effective measures to address them। इफेक्टिव मेजर्स तुम्हारे लिए दूसरा पार्ट बन जाएगा, क्या क्या लें हम इसके लिए। और बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे डिफेंस को सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा कैसे बन गया। दिस इज पॉइंट नंबर 1, कैसे बना पॉइंट नंबर 1, और कैसे सही करोगे पॉइंट नंबर 2, है ना। तो अब यहां पर हम लोग इसी तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी की कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर तुम एक इंद्रजाल सिस्टम के बारे में बात कर सकते हो। ऑपरेशन से अभी अभी तुम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी डेटा आता है ना हमारे, उस डेटा से कैसे हम लोग प्रिसाइज लोकेशन टारगेट किया था, वहां पर भी उसको सिमुलेट करना या फिर उसको भी कॉम्प्रीहेंस कैसे हमें बताना, वो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। इसके अलावा तुम कुछ इसमें पेडिमेंट्स रिमेन, अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना, इसमें एक लाइन लिखी है, यहाँ पर ना कुछ रुकावटें बनी रही हैं। मतलब एआई के पास पोटेंशियल तो बहुत है डिफेंस को सिस्टम को सही तरीके से स्ट्रेंथ करने का, बट डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें पार्ट्स को बताना पड़ेगा तुम्हें। एआई के पास पोटेंशियल भी है, फिर लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट पे बहुत सारे डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो भी पहलगाम अटैक में कितने टूरिस्ट पर कहाँ पर आते हैं, तुम उन सब को टैग करके बहुत इस टाइमलाइन जज करवा सकते हो, टर्निंग के थ्रू करा सकते हो। किस सिचुएशन में कहाँ पर लोग कम रहते हैं, कहाँ पर मिलिट्री पर्सनल कम होते हैं, सब चीज़ों को स्टडी करके तुम वहाँ पर, मतलब जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके गलत तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अब किसके तरफ, जैसे मान लो कि कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा स्ट्रेंथेंड है, कितना ज़्यादा आप बोल सकते हो ट्रू है, वो कैसे पता चलेगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको हैक करा हुआ है या फिर कहीं मैसेज रॉन्ग है, तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए शायद अब क्वांटम कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे तो मेजर्स में तुम हो गए। अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे हम लोग अपने पूरे सिस्टम को शिफ्ट करेंगे क्वांटम कंप्यूटर को लेकर। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम बनाएगा तो कि हमारे ऐसे कितने भी सुपर कंप्यूटर्स हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सभी के कोड्स को डिकोड करेगा, या फिर हमारे क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर थ्रेट जो है ना वो डिफेंस सिस्टम का हमेशा आता है, इसमें क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे लिए एक प्रोमिनेंट फिगर है। जैसे कि फिर मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो इससे डिफाइन होता है। तो वही चीज है कि मेजर्स के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को साथ में लेके कोलैबोरेशंस के साथ इंटरनेशनल कुछ ऐसा ग्रुपिंग्स बना सकते हैं जहाँ पर हम लोग टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर पाएं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर तुम्हें लिखनी पड़ेगी। एक ग्लोबल लेवल पर एआई पॉलिसी बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा और प्राइवेटाइज करें, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें, और थोड़े से और इन्वेस्ट के अंदर में डालें। यही सारी बातों को तुम यहाँ पर तुम स्पीकर्स में भी अदा कर सकते हो। तो आई थिंक यही था अपना पूरा ये डिस्कशन। आई होप आपको काफी सारे इंसाइट्स मिले हों। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।